नमस्कार। आप सबको बहुत हार्दिक अभिवादन। और मुख्य रूप से मैं जागृयम परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने अपने प्रबुद्ध मंच पर विषय को, जिसको आज वाकई चिंतन और विमर्श की आवश्यकता है, बापू का राम राज्य, तो इतने संवेदनशील विषय पर विमर्श को उत्पन्न करने के लिए और पुनः लोक में उसको संचार करने के लिए मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सैद्धांतिक रूप से समाज को सबल बनने की दिशा में जागृयम परिवार उसी तरह काम करता रहे। तो बापू का कैरेक्टर इतना विराट है, व्यक्तित्व इतना विशाल है, गांधी का दर्शन इतना बौद्धिक रूप से समृद्ध है कि मेरी स्थिति बहुत तुच्छ है उसको व्यक्त करने के लिए, किंतु फिर भी मैं प्रयास करूंगी कि आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप तृण मात्र जो मैं अपने भावों को उस रूप में व्यक्त कर सकूं। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूं और अपनी बात को शुरू करती हूं। और आज के समय में, जबकि आपने कहा कि कोरोना काल है और क्या प्रासंगिकता है उस राम राज्य की अवधारणा की, तो मैं इस टॉपिक को चयन करने के लिए आपका स्पेशली मैं आपको ग्रैटिट्यूड कन्वे कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है 20 मार्च 1930 को नवजीवन में स्वराज एवं राम राज्य करके बापू का एक आर्टिकल छपा था। वहां से ये टर्म कह सकते हैं कि उद्धृत हुआ। लेकिन अब बापू शब्द छोटा सा है, लेकिन न केवल हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा दर्शन है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ मैंने करीब 7-8 साल पहले पढ़ी थी और जब आपने कहा तो मैंने उसको दोबारा भी अभी 2 दिन पहले पढ़ा। सिंप्लिसिटी और मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये आज के वेस्टर्न से हमें दोबारा मिल रहा है और दोबारा ये ट्रेंड्स बहुत वेस्ट में तो थे ही, अब इंडिया में भी बहुत तेजी से सर्कुलेट हो रहा है। तो ये जो सिंप्लिसिटी और मिनिमलिस्टिक लिविंग है, ये आज के दौर में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले एक पर्सन जो बैरिस्टर रहा, जिसका इतना एक्सपोजर रहा, चाहे वो साउथ अफ्रीका से उनका प्रभावित होना हो, चाहे वो बचपन में उनका भक्त प्रहलाद और सत्य हरिश्चंद्र से प्रभावित होना हो, चाहे गांधी जी ने जो राम के मूल्यों को अपने जीवन में उतारा, चाहे हम पद यात्रा की बात करें, चाहे रोलट एक्ट का विरोध हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे दांडी यात्रा हो, जो वनवास की राम की प्रक्रिया है, सहज रूप से जीवन और लोक जीवन से लोगों से जुड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको गांधी जी ने गहन रूप से आत्मसात किया। तो एक और उनका इतना ग्रैंड एक्सपोजर, उसके बाद इतनी सिंप्लिसिटी को अपनाते हुए एक ऐसे देश को जो अंधकार के युग में जी रहा था। अगर आप 1857 से 1947 तक देखें तो लगभग 100 साल जो है ये अंधेरे के हैं। हालांकि पूरी दुनिया में ही उस समय ये जो स्पेनिश और ब्रिटिश और फ्रेंच कॉलोनीज का जो ट्रेंड था, तो इंडिया भी उसी श्रृंखला में उनके लिए था। अब चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम बोलीविया कॉन्गो की बात करें, चाहे हम और तमाम कंट्रीज की बात करें, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब ग्लोबली डायनामिक्स चेंज हुआ, धीरे धीरे कंट्रीज फ्री होना बिगिन हुए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गांधी जी के सक्सेसर उन्होंने काफ़ी पहले नेहरू जी को डिक्लेयर किया। तो ये मेरा ओपिनियन है कि नेहरू जी वैसे तो बहुत ग्रैंड है उनका परसोना, लेकिन 1927 में बेल्जियम के ब्रुसेल्स में जब गुलाम देशों की मीटिंग हुई थी, तो उसको नेहरू जी ने उसको चेयर किया था इंडिया की तरफ से। हम 1927 की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल एक उनका अप्रोच था। शायद नेहरू जी ने उसी को देखा, गांधी जी ने शायद उसी को देखा था। अदरवाइज उनके व्यूज बहुत ही रेडिकल और बहुत ही मॉडरेट थे। तो बापू जो टर्म मैंने इसकी व्याख्या की, जो मैं इसमें ऑब्जर्व करती हूँ, वो सबसे पहले सिंप्लिसिटी और, या उनके भजन को हम देखें, चाहे वो रघुपति राघव राजा राम हो, चाहे वैष्णव जन तो तेने कहिए हो, तो बहुत सिंपल शब्दों में, कोई बहुत बड़ी बहुत ऐसी चीज़ नहीं है जो आम आदमी समझ न सके। जनजीवन से जुड़ी हुई सत्य और अहिंसा के जो तो टूल्स उन्होंने उठाए, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई, इंक्लूडिंग नेल्सन मंडेला। और ग्लोबली जो उनकी क्रेडिबिलिटी है, जो उनकी रिकग्निशन है, जो उसके तौर पर भारत की छवि है। इवन आइंस्टीन के लिए कहते हैं कि उनके कमरे में मात्र 2 ही तस्वीरें थीं, जिसमें एक महात्मा गांधी की थी। और आइंस्टीन ने कहा था कि आप भी ये सोचेगी कि कैसा ये हाड़ मास का व्यक्ति था जिसने इतने बड़े मुल्क को अपने बलबूते पर
बिना किसी वायलेंस के आज़ादी दिला दी। तो वो ग्लोबली बहुत एडमायर्ड है गांधी नेहरू, और ये इंडिया के लिए कितनी बड़ी लेगेसी है। मतलब जहाँ तक मैं समझती हूँ कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोल ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, विदाउट दिस वी कांट मूव फॉरवर्ड ना, हम उसके बगैर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। शायद यही वजह है कि जो आज फॉसिस्ट ताकतें सत्ता में हैं, देखिए या तो आप उस लकीर से बड़ी लकीर को खींचें, लेकिन जब ये आपके लिए संभव ना हो तो आप उस लकीर को मिटाने का प्रयत्न करने लगते हैं। आज हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, प्रॉपर आईटी सेल्स हैं, एक सुनिश्चित प्रक्रिया के तहत छवि को नष्ट करने के उद्देश्य से, चाहे वो गांधी हो चाहे वो नेहरू हो, कैरेक्टर असैसिनेशन का जो प्रोसेस है, जो हम लोग तमाम सारी फोटोशॉप्ड चीज़ें देखते हैं, या नेहरू के नाम से इतना प्रॉब्लम है। आप जेएनयू की हालत देखिए, जो 6 वर्षों से एक क्रियाकलाप चल रहा है। देखिए, बौद्धिक लोगों से किसी को समस्या होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो उस तरह की हिंसा नहीं करेंगे कि समाज असंतुलित हो। लेकिन पूर्व में भी ऐसा हुआ है। सोक्रेटिस का शिष्य प्लेटो, सोक्रेटिस को लोगों ने जहर का प्याला दिया, ग्रीक फिलोसोफर, क्योंकि वो यूथ को अवेयर करते थे। उनके मरने के बाद उनके शिष्य प्लेटो ने लिखा अपॉलॉजीज ऑफ सोक्रेटिस, हाँ ये बुक लिखी अपॉलॉजीज ऑफ सोक्रेटिस। उसमें उन्होंने इसको मेंशन भी किया, ये एक सटायर है, ये एक व्यंग है व्यवस्था के ऊपर कि लोग कैसे पावर का दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद प्लेटो के शिष्य एरिस्टोटल, अरस्तु के शिष्य अलेक्जेंडर मतलब सिकंदर महान। जब अलेक्जेंडर ने पर्शिया की लाइब्रेरी को जला दिया, पर्शिया मतलब मॉडर्न ईरान, तो अरस्तु बहुत गुस्सा हुआ था। सबसे ज्यादा अरस्तु को सिकंदर से कोई, क्योंकि सिकंदर को भी विक्ट्री और ग्लोरी बहुत पसंद थी, लेकिन मैन ऑफ वर्च्यूज था वो भी, अगर हम हिस्ट्री को देखते हैं। 2500 साल पहले जब प्लेटो ने लिखा द रिपब्लिक को, तो उन्होंने उसमें मेंशन किया था कि वैसे डेमोक्रेसी से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन अगर डेमोक्रेसी में लोगों को एजुकेट नहीं किया जाता है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच ज़रूरत से ज़्यादा होती है और पब्लिक एजुकेटेड नहीं है, तो डेमोक्रेसी से शैतान उत्पन्न होंगे। तो ये मेरे मतलब आपको एक बापू शब्द की व्याख्या दी, और दुनिया में उसका जो एक परचम है कि क्यों। तो 3 मैं बातें ला रही थी। जेएनयू का शरण होना, जेएनयू का डैमेज होना, पर्शिया की लाइब्रेरी का डैमेज होना, नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय का डैमेज होना। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय डैमेज हुआ, बख्तियार खिलजी बहुत बीमार, तो वो अपने इस्लामिक उससे बाहर नहीं आना चाहता था। तो सबने कहा कि एक बार आयुर्वेद डिपार्टमेंट आप उसमें नालंदा में दिखा के देख लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मुझे ऐसा इलाज चाहिए जो मेरे बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंगली हो, जो मुझे इस बैकग्राउंड से डेविएट ना करे। तो जो वहाँ आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने कहा कि क्या आप कुरान शरीफ डेली पढ़ सकते हैं? तो खिलजी कहता है हाँ डेली पढ़ सकते हैं। तो वो उनको कुरान शरीफ देता है एक। जब वो उसे रेगुलर पढ़ते हैं तो आदत होती है कि वो थूक से पन्ने पलटने की। तो जब धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है खिलजी, जब उसको बाद में ये पता चलता है कि कुरान शरीफ के पेजेस पर औषधियों का लेप था, एक तो वो ठीक हो गया और दूसरा वो उससे बहुत क्रुद्ध हो जाता है। देखिए सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें तो 8वीं सेंचुरी में इस्लामिक उदय हो चुका था, लेकिन तब जो है मोहम्मद साहब के कैलिफ्स जो उनके सक्सेसर्स थे 4, उसके आधार पर वो चलाया जाता था। और उस एरिया में बहुत ही अनरेस्ट था, स्पेशली रिलीजियस अनरेस्ट। खैर वो अलग चैप्टर है। तो वो सोचता है कि ये तो फ्यूचर में हमारे ये तो दुनिया को ये लोग लीड करेंगे या जो भी। तो उसके मन में जो द्वेष और ईर्ष्या उत्पन्न होती है, उसका नतीजा था कि वो नालंदा विश्वविद्यालय को जला देता है। तो चाहे सिकंदर ने पर्शिया की यूनिवर्सिटी को जलाया हो, चाहे खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया हो, पुस्तकें जलती ही रही थी। मतलब बहुमंजिला इमारत थी, अट्टालिकाएं थी, रत्ना, रत्नमंजरी, इस तरह करके 4 सेगमेंट्स में थी वो। बहुत ही ग्रैंड वो लाइब्रेरी थी। और आज भी मतलब जब वो चीज़ याद आती है तो जैसा लगता है कि कैसे क्रूअल डेविल और मॉन्स्टर टाइप के लोग होते हैं जो एजुकेशन और एजुकेशन सिस्टम को डैमेज कर देते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स नहीं हो सकते जो एजुकेशन से बैर रखते हो। वो डिक्टेटर्स हो सकते हैं, वो डेविल्स हो सकते हैं, वो मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, लेकिन वो एजुकेटेड क्लास नहीं हो सकता जो आने वाली नस्लों के लिए ज्ञान के माध्यम उन स्रोतों को ही बंद कर दे। तो मैं चाहे वो सिकंदर हो, चाहे वो खिलजी हो, और चाहे जो
मोदी जी को इसी श्रृंखला में याद किया जाएगा कि कैसे शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह नष्ट करने में, या चाहे वो सिलेबस को चेंज करना हो, चाहे जेएनयू और तमाम संस्थानों को डैमेज करना हो। तो खैर, तो जो ये ग्लोबली, चाहे मैंने आपको आइंस्टाइन का उदाहरण दिया, चाहे मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का दिया, ऐसे दौर में उनका गोल चश्मा एक बहुत बड़ा मतलब क्या कहूँ मैं, फैशन स्टेटमेंट कहूँ, या देखिए मैंने देखा नहीं, मैंने उस दौर में काम नहीं किया, लेकिन गांधी नेहरू या उस लिगेसी को पढ़ना, या उस 100 बरस के इतिहास को जो थोड़ा बहुत हम किताबों के माध्यम से जानते हैं, उसको जानना ही बहुत क्रांतिकारी है। वो अपने आप में इतना एनरिचिंग है, इतना पावरफुल है, आपके बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी को इतना ज़बरदस्त इफेक्ट करने वाला है कि आप गांधीयन फिलॉसफी के खुद को उससे क्या कहूँ मैं, इम्प्रेस होने से रोक ही नहीं सकते। तो ये मेरे लिए बापू है, अ वेरी सिंपल, अ वेरी सोबर, अ वेरी हम्बल, अ वेरी ग्राउंडेड, अ वेरी काइंड हार्टेड मैन, जिसने पूरी दुनिया को देखकर चरखे की फॉर्म में खुद को फोकस किया और ये प्रण लिया कि हम अंग्रेजों को देश से चलता करेंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका, और बिना किसी हथियार का इस्तेमाल किए। तो क्या उनका फोकस और मेडिटेशन का क्या लेवल होगा। कितना भी लोग चरखे के साथ फोटो खिंचा लें, चरखे के साथ आश्रम के बाहर फादर ऑफ नेशन किसी के बारे में लिख दें। अभी प्रधानमंत्री जी को डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लिखा था ना कि ये राष्ट्रपिता के टाइप का। खैर, तो जोक्स अपार्ट, बट द रियलिटी इज कि आप जब उसके करीब जाते हैं तो अपने आप को उससे विस्मित होने से रोक नहीं सकते। और नेहरू का मैंने कहा ना कि जैसे उन्होंने इसीलिए उनको सक्सेसर के तौर पर लिया, क्योंकि एक इंटरनेशनल अप्रोच थी नेहरू जी के व्यक्तित्व में। 35 किताबें तो लगभग उन्होंने खुद लिखी और 500 से ज़्यादा तो दुनिया भर में लिखी गई, तमाम सारे शोध पत्र, और पूरी दुनिया में ही वो अध्ययन का विषय है और पूरी दुनिया उन्हें एक स्टेट्समैन के तौर पर सेलिब्रेट करती है। और आज जैसे चूंकि मंदिर और मंदिर की राजनीति का दौर है, तो जब भाखड़ा नांगल बांध और हीराकुंड डैम बने तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था कि दीज आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये पावर सेक्टर में ये विकास की नई आधारशिला होगी, और ऐसा हुआ भी। चाहे वो IITs हो, चाहे वो IIMs हो, चाहे वो एम्स हो, चाहे वो इसरो हो, चाहे वो DRDO हो, चाहे वो प्लानिंग कमीशन हो, चाहे पूरी मशीनरी हो, ये व्यवस्था हो। देखिए, एक भी ईंट लगाना मुश्किल है, बाकी तो पुरखों की हवेलियां लोग बेच देते हैं। जब बच्चे माँ से पूछते हैं कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, भाई 9 माह आपको गर्भ में रखा है, आपका फूड पाइप हमारी प्लासेंटा से अटैच होता है, नहीं तो आपका अस्तित्व ही नहीं है। तो ये कहना तो बहुत सरल है कि हुआ ही क्या है, किया ही क्या है, लेकिन उस 100 बरस का जो अंधकार युग जिसका मैंने जिक्र किया, वो अगर हम एक इंक्लूसिव तौर पर देखें तो ढेर सारे महान हो, चाहे वो टैगोर हो, किसी ने अपने विचारों से, किसी ने आर्थिक रूप से, किसी ने सामाजिक रूप से, किसी ने बौद्धिक रूप से, छोटे छोटे बच्चों ने डोनेशन से, महिलाओं ने अपने बड़ी मुश्किलों से, तमाम हालातों का सामना करते हुए हमने इस एक समृद्ध भारत का निर्माण किया, जो आज बेचा जा रहा है, जिसके आज टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जो निगमीकरण और निजीकरण की जो बहार है। कभी ऐसा सोचा नहीं गया था कि भारतीय रेल भी बिक जाएगी। वो कोई बिजनेस नहीं था, कोई वो तो एक सर्विस एंटरप्राइज है, दुनिया में 7वां ऐसा विभाग जो सबसे ज़्यादा नौकरी प्रोड्यूस करता है। लेकिन खैर, वक्त है। तो बापू की मतलब राम राज्य की अवधारणा पर हम बात कर रहे थे। राम मतलब विष्णु के अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा मतलब सृष्टि के रचयिता, विष्णु मतलब सृष्टि के पालक, और रुद्र अर्थात संहारक। उसमें जो विष्णु पालक हैं उन्होंने भिन्न भिन्न अवतार लिए, जिसमें राम। लेकिन जो हम जिन राम को देखते हैं, जिनका हम बुक्स में पढ़ते हैं, जो अयोध्या से जुड़े हैं, आप उसे, वो क्षत्रिय थे एक ऐतिहासिक चरित्र के तौर पर, लेकिन वो हर मायने में अनुकरणीय है, एक विचार है। और जहाँ तक न्याय की बात हो तो मतलब सबसे आइडियल आइकॉन है। तो जब मैंने आपका जिक्र किया कि ये आपका सबसे पहला जो उनका छपा 20 मार्च 1930 को नवजीवन में, स्वराज एवं राम राज्य, इस हेडिंग से, तो गांधी जी की क्या अवधारणा थी। तो सौराष्ट्र में उन्होंने 24 जनवरी सन 1928 को इसे एक्सप्लेन भी किया। इसका मतलब कोई भी हिंदू राष्ट्र या किसी धार्मिक राज्य से, कोई स्टेट रिलीजन वाले कंट्री से इसका
लेना देना नहीं था। इसका मतलब था डिवाइन किंगडम, इसका मतलब है ईश्वर का राज्य, इसका मतलब है सत्य और अहिंसा आधारित, लोकमत आधारित, धर्म एवं आदर पूर्वक नागरिकों के सम्मान, स्वाभिमान और अधिकारों समेत लिए जाने वाले फैसलों में उनकी, जैसे इसमें महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी पर जिक्र है 1928 में, जो कि आज 2020 में भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है। महिलाओं की संख्या चाहे हर दिशा में आप पाएंगे, अब वो किसी की पुत्री, पत्नी, बहन है तो बात अलग है, अन्यथा जहां तक सक्रिय भागीदारी की बात है तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। इसमें उन्होंने 2 रुकावटों का जिक्र किया था। पहला, जाति व्यवस्था का। तो ये पहले तो ये इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये कोई स्टेट रिलीजन या कोई ये डिवाइन किंगडम की बात है, लेकिन ये कोई स्टेट रिलीजन या हिंदू राष्ट्र जैसी अवधारणा नहीं थी। ये सम्मान आधारित, धर्म आधारित और लोकमत आधारित अवधारणा थी। इट शुड बी वेरी क्लियर। फाइन। तो स्वराष्ट्र में सबसे पहले, और महिलाओं की भागीदारी का, तो इसमें रुकावटें जो 2 उन्होंने ली, पहला तो जातीय व्यवस्था, उनका मानना था कि ये सिस्टम से जब तक नहीं जाएंगी। दूसरा, उन्होंने पूंजीपतियों को संरक्षक के तौर पर रहने पर जोर दिया, अन्यथा आर्थिक विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आज की डेट में अगर हम देखें तो वो शब्द सच हो चुके हैं। 58% से ज्यादा कुल संपत्ति पर मुझे लगता है कि 9% लोगों का ही अधिकार है। अब आप खुद समझ सकते हैं, अगर 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर हैं और प्रधानमंत्री भारत के अपने भाषण में ये कहते हैं कि छठ पड़ रहा है तो सावन है तो तमाम सारे त्योहार है, इसलिए मैंने राशन दिया है, मतलब 5 किलो चावल 1 किलो चनों से आप मालपुआ बनाइए, फरे बनाइए, धोखे बनाइए, पूरी सब्जी तलिए और बहुत ही संपन्नता से, और ये 80 करोड़ लोगों की बात हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सोने की चिड़िया जो भारत था, जिसको पूरी दुनिया में इतना बड़ा रिकग्निशन था, जिसको समय समय पर लोग लूटने आए, क्यों लूटने आए? ऑब्वियस सी बात है कि हमारी वेल्थ का पूरी दुनिया में अट्रैक्शन था। 1003 में शायद सबसे पहले जब गजनवी 17 बार उसने जब हमले किए, तो वेल्थ वाज द ओनली, और गजनवी टर्किश कैपिटल है गजनी, वहां से आया था, मुगल नहीं था। उसने लोगों को ये द्वार जरूर दिखा दिया कि भारत जैसे साम्राज्य पर भी हमला किया जा सकता है। सिकंदर के वक्त में जब 16 महाजनपद का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, तब भी इंटरनली हमारे वहां एका नहीं था। उस समय तो आंभी कुमार, धनानंद, जब वो मौर्यन डायनेस्टी उसके बाद जो दौर था, तो उस समय भी यही प्रॉब्लम था। खैर वो तो चाणक्य और सब किसी तरह उन बुद्धिजीवियों ने हैंडल कर लिया उन चीज़ों को। उसके बाद जब गजनी का हुआ, ये टर्किश, मैंने कहा ना सेंट्रल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया में, इंटरनेट की वजह से संपर्क टूट गया था, मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। तो रामराज्य मतलब लोकतंत्र का परिमार्जित स्वरूप, ये अवधारणा थी गांधी जी की, जो कि आज पूरी तरह इसके विपरीत है। राम का मतलब ही न्याय से था। और अगर हम गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस भी लें, भौतिक वैदिक दैविक, क्या बहुत अच्छी सी एक थॉट है, मैंने लिखा था, दैहिक दैविक भौतिक तापा, मतलब जो ऐसा राज्य जहां देह का या किसी प्रकार के कोई दुख या कष्ट नहीं है, मनुष्य आपस में प्रेम से रहते हैं। तो जब रामचरितमानस में इसकी ये परिकल्पना थी, इससे प्रेरणा लेते हुए और जो समाज की दूषित चीजें हैं उनको हटाते हुए उन्होंने एक परिमार्जित लोकतंत्र की कल्पना की थी। किंतु परिस्थितियां आज इसके विपरीत हैं। और 1947 में 25 मई 1947 में उन्होंने कुछ और चीज़ों का जिक्र किया था। कहाँ पर ये, तो मैं उन पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगी, क्योंकि राम राज्य सिर्फ अवधारणा या कल्पना ही होकर रह गई है। अगर हम हकीकत में देखते हैं और एकदम ताज़ा तरीन देखते हैं, तो राजस्थान पॉलिटिकल क्राइसिस को देखिए। राज्यपाल से 109 विधायक के साथ मुख्यमंत्री कह रहे हैं क्या विधानसभा सत्र बुलाया जाए, और राज्यपाल कह रहे हैं। तो परिस्थितियां जो हैं वो लोकतंत्र जैसी नहीं है, तानाशाही और डिक्टेटरशिप के जैसी है। और जब देखिए 303 संख्या है, निश्चय ही मोदी जी प्रबल हैं और उन्होंने सारी व्यवस्था को कैप्चर कर लिया है। इसमें कैप्चर शब्द को इस्तेमाल करने में मुझे कोई संशय नहीं है, क्योंकि ये उनकी पार्टी का भी मानना है। अभी महाराष्ट्र में पटोले साहब ने जब छोड़ा तो उन्होंने कहा कि दादागिरी बर्दाश्त नहीं।
तो बात अशोक सिंघल साहब या प्रवीण तोगड़िया जी की नहीं है, बात यह है कि एक व्यक्ति के मस्तिष्क से पूरी व्यवस्था का संचालित होना तो निश्चय ही यह कुछ भी हो, किंतु लोकतंत्र तो नहीं है। और जब जब लोकतंत्र की स्थिति ऐसी हो तो वरिष्ठ नागरिकों की, प्रबुद्ध व्यक्तियों की, हास्य कवियों की, व्यंग्यकारों की, कलाकारों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वो लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा के लिए स्वयं खड़े हो जाएं। ये नागरिकों की जिम्मेदारी है और इसी के तहत और इसी के अधीन मैं आपसे रूबरू हूं और ये अपेक्षा करती हूं कि आप जहां कहीं भी हैं अपने आसपास के माहौल को बेहतर करेंगे, सुरक्षित करेंगे, एक सक्रिय भागीदारी और योगदान देंगे और ऐसी व्यवस्था जो 130 करोड़ भारतवासियों पर इम्पोज की जा रही है। 2014 में 31% टिकट मिला और 2019 में 37%। तो भारत के 63% लोगों ने जिस व्यवस्था को नकार दिया, यदि वो जबरदस्ती 130 करोड़ लोगों पर थोपी जा रही है तो निश्चय ही उसका विरोध करना सभी प्रबुद्ध और सभी लोगों का दायित्व है। अगर आप असहमत हैं तो अपनी असहमति को अपने स्थान पर जरूर व्यक्त करें। भाई जिंदा हैं तो नजर आना जरूरी है, अदरवाइज हम कल को अफसोस करें अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तो ऐसे राष्ट्र के निर्माण में अगर हमारे पास वोटिंग का राइट है और हम नागरिक हैं तो हमारी देश के प्रति ये जिम्मेदारी है और हमें उसके लिए तत्पर होना चाहिए। तो स्टॉप दिस प्रोपेगेंडा एंड दीज फेक थिंग्स एंड आई एक्सपेक्ट कि एक ऐसा समाज जो इंसानों के रहने के लायक हो। आज के हुक्मरानों से मेरी यही अपेक्षा है। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। काफ़ी लंबा हो गया और आशा करती हूँ कि जागरण परिवार को भी अच्छा लगा होगा। बहुत शुभकामना और इसी तरह आप विमर्श को जिंदा रखिए। ये नैतिक दायित्व भी है, आज के दौर की आवश्यकता भी है और समाज में हमारा सक्रिय योगदान भी। आपको बहुत शुभकामनाएं।